सबको प्रणाम और सुप्रभात स्टूडेंट्स। उपस्थित हूँ फिर से आपके बीच में लेकर वही विषय वस्तु, वही दीवाना दिल मस्ताने आप और परवाना हमारा सब्जेक्ट जिसका नाम है लॉ। चलिए स्टार्ट करें हम लोग। आज हम लोगों को कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज पढ़ना है। बात कर लेते हैं प्लेज क्या। प्लेज यानी वो जो हम हाथ आगे करके ऐसे शपथ लेते थे कि मैं शपथ खाता हूँ, या इंडिया इज माई ब्रदर, इंडिया इज माई कंट्री, ऑल इंडियंस आर माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। इस तरह से फिर अपन कहते थे ना, ऑल इंडियंस आर माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स एक्सेप्ट वन। ये जो एक्सेप्ट वन किया करते थे ना, ये बड़ा ही बचपना था। वो इम्प्लाइड है यार, एक्सेप्ट वन क्या, टू रखो, थ्री रखो, और काय को अपने आप को बंदिश में डाल रहे हो, है ना। तो वो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट प्लेज बेसिकली। हम लोग बात कर रहे हैं प्लेज यानी गिरवी की। तो चलो स्टार्ट करते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज से। ये रहा। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज। प्लेज क्या है? तो प्लेज की डेफिनेशन दे रहे हैं, द बेलमेंट ऑफ गुड्स एज सिक्योरिटी फॉर पेमेंट ऑफ डेट और परफॉर्मेंस ऑफ अ प्रॉमिस इज प्लेज। एक लाइन में डेफिनेशन। इसका मतलब प्लेज क्या है? गुड्स को बेलमेंट करना, किसी प्रॉमिस को परफॉर्म करने के लिए या किसी पेमेंट की सिक्योरिटी के तौर पे, ये प्लेज है। मतलब प्लेज इज नथिंग बट अ बेलमेंट। इसका मतलब प्लेज इज अ काइंड ऑफ बेलमेंट। प्लेज इज अ काइंड ऑफ बेलमेंट। परफेक्ट। अब देखो, बड़ी कंसेप्ट क्या है? बेलमेंट बड़ी कंसेप्ट है। बेलमेंट ग्रेट्यूशियस भी होता है, नॉन ग्रेट्यूशियस भी होता है। बेलमेंट ट्रांसपोर्ट के लिए भी होता है, कैरियज के लिए, पर्सनल यूज के लिए भी होता है, बेलर के यूज के लिए भी होता है, कई तरीके से होता है। प्लेज सिर्फ एक ही पर्पज से होता है, क्या? सिक्योरिटी के तौर पे। इस बात की सिक्योरिटी कि मैंने जो प्रॉमिस किया है वो परफॉर्म कर दूंगा, या जो पैसा उधार लिया है वो चुका दूंगा। तो प्लेज का पर्पज सिर्फ एक है, सिक्योरिटी। जबकि बेलमेंट के कई सारे पर्पज हैं। तो बेलमेंट और प्लेज में बड़ी कंसेप्ट क्या है? बेलमेंट और प्लेज में बड़ी कंसेप्ट बेलमेंट है। तो बड़ा छोटे पे जाता है कि छोटा बड़े पे जाता है? ऑब्वियसली छोटा बड़े पे जाता है। कभी आपने सुना कि बच्चा पैदा होने के बाद नर्स ने कहा हो बधाई हो आप बिल्कुल अपने बेटे पे गए हैं? नहीं, ये कहती है कि बधाई हो बेटा बिल्कुल आप पे गया है, और थैंक्स टू वाइफ कि बेटा बाप पे गया है। तो मजे की बात ये, देखो जो हो गया छोटा सा, डोंट टेक इट अदरवाइज। अब मजे की बात क्या है? बड़ी कंसेप्ट क्या है? प्लेज की बेलमेंट। बेलमेंट। तो बेलमेंट बड़ी है तो छोटा बड़े पे जाता है, मतलब प्लेज इज ए काइंड ऑफ बेलमेंट। ऐसा क्यों कहा कि प्लेज इज अ काइंड, यानी कि प्लेज इज अ स्पीशी ऑफ बेलमेंट? क्योंकि प्लेज में वो सारे कैरेक्टर्स हैं जो बेलमेंट में होते हैं। फर्क सिर्फ इतना सा है कि प्लेज का पर्पस बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड और छोटा सा है। क्या? सिर्फ एक ही पर्पस है, सिक्योरिटी। इस बात की सिक्योरिटी कि मैं कोई प्रॉमिस है वो परफॉर्म कर दूंगा, परफॉर्मेंस ऑफ अ प्रॉमिस, या फिर रीपेमेंट ऑफ डेट, कर्जा जो लिया है वो चुका दूं। चलो दोनों का एग्जांपल लेते हैं। माता पिता ने बच्चे से मोबाइल छीन लिया, बच्चा गुड्स का ओनर, उसके नाम पे बिल लिया, उसको दिलाया मोबाइल, उसी ने खरीदा है। उसको जो पॉकेट मनी दी थी उस पॉकेट मनी से उसने अपने पैसों से खरीदा है। ठीक है, बच्चा मोबाइल का ओनर है, लेकिन माता पिता ने वो मोबाइल उससे ले लिया है। ओनर से गुड्स नॉन ओनर के पास गए हैं। किस कारण से? ऑन अ कंडीशन की तो अगर AIR लाएगा तो ही तुझे ये मोबाइल वापस मिलेगा। 2 महीने एग्जाम में है, अब सिर्फ पढ़ाई कर, मोबाइल मत चलाना। तो क्या ये बेलमेंट हुआ है? हाँ, ओनर से नॉन ओनर के पास गया है फॉर सम पर्पस। पर्पस क्या है? प्रॉमिस कि मैं AIR लाऊंगा, और व्हेन द पर्पस इज ओवर गुड शैल बी रिटर्न बैक। ठीक। और क्या वो मोबाइल पे कुछ करने वाले माता पिता? कुछ नहीं। क्या है? सिर्फ सिक्योरिटी आइटम। तो प्लेज हो गया ये। ठीक, बेलमेंट ही है, लेकिन बेलमेंट का कौन सा वाला प्रकार? प्लेज वाला प्रकार। ठीक उसी तरह से मैंने पैसा उधार लिया मनप्पुरम गोल्ड लोन से, और उनके पास एक चेन गिरवी रखी, तो चेन गुड्स है, ये पूरा बिलमेंट है। लेकिन इसके अंदर उद्देश्य, ऑब्जेक्ट सिर्फ एक है, क्या? कि चेन मैंने सिक्योरिटी के लिए रखी है और कोई कारण नहीं है, फॉर द रिपेमेंट ऑफ अ डेट जो मैंने लिया है, और उसकी सिक्योरिटी के तौर पे चेन रखी है, और जब मैं वो पैसा चुका दूंगा मुझे मेरी चेन वापस मिल जाएगी। ठीक। तो क्या उसका उस प्रॉपर्टी में कोई स्पेशल इंटरेस्ट क्रिएट हुआ? कोई ऐसा कोई इंटरेस्ट क्रिएट नहीं होता, ना ओनरशिप मिलती है, ना कुछ मिलता है। बस इतना है कि वो सिक्योरिटी के तौर पे अपने पास उसको प्रॉपर्टी को स्पेशली
उसके फेवर में एक राइट कार्व आउट हुआ है। कार्व आउट मीन्स उसके फेवर में बना है, कार्विंग यानी कि बना, उसके फेवर में बना है। क्या बना है? एक राइट। किसके फेवर में? जिस व्यक्ति को हमने गुड्स दिए। क्या? कि वो तब तक रख सकता है गुड्स को सिक्योरिटी के तौर पे जब तक कि मैं अपना प्रॉमिस परफॉर्म न कर दूं, या जो लोन लिया है वो रीपे न कर। ठीक है। अब प्लेज का दूसरा नाम है पॉन, PAWN, पॉन। देखो उच्चारण जरा भी गलत हो जाए तो गड़बड़ हो सकती है, तो द प्रोनाउंसिएशन इज पॉन। ठीक है। और इसको हम प्लेज भी कहते हैं। ज्यादा बेटर प्लेज है तो हम प्लेज बोलेंगे। वैसे पार्टीज कितनी होती है? दो, पॉनर और पॉनी, या पॉनर को प्लेजर भी बोल सकते हैं और पॉनी को प्लेजी भी। तो चूंकि हम प्लेज पढ़ रहे हैं तो हम प्लेजर प्लेजी बोलेंगे। कहीं पॉनर पॉनी लिखा हुआ आ जाए तो हम उसका अर्थ लगा लेंगे, क्योंकि लॉ में पॉनर पॉनी वर्ड ज्यादा यूज किया है, पर अपने को बोलने में ज्यादा सहूलियत प्लेज में है, तो अपन ये वाला चलाएंगे, प्लेजर एंड प्लेजी। ठीक है। हिंदी में इसको बोलते हैं गिरवी, गिरवी के अनुबंध, रहन या गिरवी। और हिंदी में एक कठिन वर्ड इसके लिए, पण्यम। 12 बजा दी। पण्यम, पण्यम करता, पण्यम ग्रहीता, पॉनर पॉनी, प्लेज इज ओके। चलो, तो कोई प्रॉपर्टी में स्पेशल इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा है, कोई ओनरशिप वगैरह कुछ नहीं, तो क्या क्रिएट होता है? सिर्फ और सिर्फ एक स्पेशल राइट सिक्योरिटी के रूप में मैं तब तक रिटेन कर सकता हूं जब तक कि मुझे मेरा पैसा नहीं मिल जाता। लेकिन कुछ सर्कमस्टेंसेस में, सर्टन सर्कमस्टेंसेस में मैं डिस्पोज ऑफ यानी कि बेच भी सकता हूँ उस प्रॉपर्टी। कब? जब मुझे मेरा पैसा तो नहीं लौटा रहा है, या प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट अमाउंट बढ़ बढ़ के गुड्स की वैल्यू से भी ज्यादा निकल जाएगा, तो बेटर है कि उसके पहले मैं बेच के अपना पैसा ले लूं। तो स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में बेचने का अधिकार है। अदरवाइज एज सच कोई राइट नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं है। किसे? इंटरेस्ट यानी बेनिफिट, इसके अलावा और कोई बेनिफिट नहीं है सिक्योरिटी के तौर पर रखने के अलावा। किसके पास? प्लेजी के पास। तो दोनों पार्टी समझ लेते हैं एक बार अपन। ये ऊपर का जो पैराग्राफ है इंट्रोडक्टरी मैंने समझा दिया, इसके अंदर के सारे वर्ड्स जो यूज किए वो भी बोल दिए। एक बार आप सुन लो, हाँ ध्यान से। जिस व्यक्ति ने गिरवी रखा है वो बेलर, क्योंकि वो ओनर है और वो गिरवी रख रहा है, और जब पैसा चुका देगा तो लौट के उसके पास ही आएगी, मतलब ये बेलर हुआ, अगर इसे बेलमेंट माने तो। पर ये बेलमेंट की एक स्पेशल टाइप है, प्लेज। इसको बेलमेंट ना बोलते हुए प्लेज बोलते थे। बात एक ही, बेलर भी बोल दो तो चल जाएगा, पर चूंकि स्पेशल नाम ले रहे इसलिए प्लेज। ये जो प्लेजर है यही पॉनर है, तो फिर ये व्यक्ति क्या हुआ? जो बेली है, प्लेजी। तो बेलर बोलो, प्लेजर बोलो, पॉनर बोलो, एक ही बात है, पर प्लेज स्पेशल वर्ड यूज कर रहे हैं अपन इसलिए प्लेजर। उसी तरह प्लेजी बोलो, पॉनी बोलो या बेली बोलो, बात एक ही। ठीक। ये हमारी नाम की कंसेप्ट है पार्टीज की। चलो, अब है पॉनीज राइट्स, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति कौन है इन सब में? पॉनी यानी कि प्लेजी। अब देखो, बड़ा व्यक्ति कौन? प्लेजर की प्लेजी? बताओ, प्लेजर बड़ा कि प्लेजी बड़ा? बताओ। इसने उधार दिया ना भाई, ये बड़ा हुआ, जो पैसा उधार दे वो बड़ा आदमी, तो ये प्लेजी, इसीलिए इसके नाम में जी लगा है, क्योंकि जो बड़ा आदमी है उसके लिए जी लगाना पड़ता है। जी सर, जी सर। इसका नाम क्या है? प्लेजी। तो याद करना बड़ा आसान है, ये बड़ा आदमी, इसके पास ज्यादा राइट्स हैं, और ये बेचारा प्लेजर, इसकी स्थिति हो रही है फाइनेंशियल कंडीशन जर्जर, तो जिसकी स्थिति कंडीशन हो रही है जर्जर वो प्लेजर, और जिसने उधार दिया है और जो हमारी सिक्योरिटी आइटम रख रहा है वो प्लेजी। याद करना परमानेंटली आसान हो जाएगा। तो प्लेजी यानी कि पॉनी के राइट्स पढ़ रहे हैं, ज्यादातर राइट्स उसके ही हैं। पहला, पॉनी यानी कि प्लेजी गुड्स को रिटेन कर सकता है तब तक जब तक कि उसको पूरा पैसा नहीं मिल जाए या परफॉर्मेंस ऑफ द प्रॉमिस नहीं हो जाए। परफॉर्मेंस ऑफ द प्रॉमिस AIR लाने का, या पैसा रिटर्न ना मिल जाए, मनप्पुरम गोल्ड लोन वाला। ये दो एग्जांपल दिमाग में फिट रखना। ठीक। लेकिन इतना ही नहीं, सिर्फ प्रिंसिपल ही नहीं, इंटरेस्ट अमाउंट भी। या अगर मैंने कहा था कि मैं अपनी सोने की चेन रामलाल तेरे पास गिरवी रख रहा हूँ, तो एक 3,000 रुपए की गोदरेज की सेफ आती है आजकल, वो ऑनलाइन, बट ऑनलाइन तो नहीं, हाँ मतलब ऑनलाइन भी चलती है वो, बटन ऑपरेटेड रहती है, फिंगरप्रिंट ऑपरेटेड, प्लस मोबाइल ऐप से भी जुड़ जाती है, तो वही व्यक्ति खोल सकता है जिसके ऐप से वो तिजोरी या सेफ जुड़ी हुई है, ऑनलाइन जुड़ी हुई है। तो मैंने कहा वो 3,000 की आती है छोटी सेफ, जिसमें थोड़ा बहुत सोना रख सकते हैं, 10 20 50 100 ग्राम सोना, तो वो खरीद ले यार।
तो बोले ठीक है, अब तू कह रहा है तो मैं रख लेता हूँ, वैसे मैं मेरे सोने की चेन जहाँ रखता हूँ वहाँ रख लेता हूँ। बोले नहीं, मेरी चीज़ को तू स्पेशली रख, ये बहुत ही कीमती चेन है और बहुत बुजुर्गों से आई हुई चेन है हमारे परिवार, पर मुझे ज़रूरत है पैसों की, तो ये चेन रख, मुझे पैसा उधार दे लेकिन चेन को ऐसे सँभालना। तो तेरे कहने पे अगर मैंने प्रिज़र्व करने के लिए स्पेशल एक्सपेंसेस किए हैं, तो प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट अमाउंट प्लस प्रिजर्वेशन के एक्सपेंसेस, ये तीनों जब तक नहीं मिल जाते तब तक प्लेजी के पास राइट टू रिटेन है। ठीक है, चलो फिर सब्सीक्वेंट एडवांसेस के रिगार्ड में पौनी रिटेन कर सकता है क्या गुड्स को? सेक्शन 174 बोलता है कि अगर एक्सप्रेस एग्रीमेंट, जनरल जनरल लीन और पर्टिकुलर लीन पढ़ा था हमने, तो जनरल लीन के बारे में क्या कहा था कि जनरल लीन कोई भी व्यक्ति जनरल बैलेंस ऑफ पेमेंट के लिए एक्सरसाइज कर सकता है, रिटेन कर सकता है कि जिस ट्रांजैक्शन के लिए वो गुड्स आए थे, उस ट्रांजैक्शन का पैसा आने के बावजूद भी उन गुड्स को रिटेन कर सकता है क्योंकि किसी और ट्रांजैक्शन का पैसा ड्यू है, बशर्ते इसका एक्सप्रेस एग्रीमेंट हो दोनों पार्टीज के बीच। तो बस वो यहीं लगा लो रूल। प्लेजर प्लेजी के बीच में अगर एक्सप्रेस एग्रीमेंट होता कि इस ट्रांजैक्शन के बाद सब्सिक्वेंटली आगे भी अगर मैं तुझे कुछ एडवांसेस यानी कि लोन्स एंड एडवांसेस दूंगा, तो मैं वो जब तक सारा पैसा रिकवर नहीं कर लूंगा तब तक तेरे गुड्स रिटेन करूंगा। अगर ऐसा एक्सप्रेस एग्रीमेंट है तो ठीक है, मतलब तो वो रिटेन कर सकता है, अदरवाइज नहीं कर सकता। मतलब क्या? जनरली नहीं कर सकता। मतलब क्या? सब्जेक्ट टू कॉन्ट्ररी, यानी कि कुछ और अग्रीमेंट ना हो तो, यानी कि कोई एक्सप्रेस एग्रीमेंट ना हो तो पॉनी को सब्सीक्वेंट एडवांसेस के लिए गुड्स को रिटेन करने का पावर नहीं है, वो एंटाइटल यानी कि उसको राइट नहीं है। पॉनी वुड नॉट बी एंटाइटल्ड टू रिटेन द गुड्स फॉर सब्सीक्वेंट एडवांसेस मेड बाय हिम। एक एक वर्ड का मीनिंग क्लियर करते चले। सब्जेक्ट टू कॉन्ट्ररी लॉ की लैंग्वेज हम पहले ही डिकोड कर चुके हैं कि और कुछ एक्सप्रेस एग्रीमेंट ना हो तो ये रूल है, मतलब अगर एक्सप्रेस एग्रीमेंट हो तो रिटेन कर भी सकते हैं, और वो फिर क्या कहलाएगा? जनरली। बहुत अच्छा, ठीक है। Pawn is right to extraordinary expenses incurred. Expenses for preservation of the goods on pledged on the request of the pawner, but he has no special right to retain the goods for such expenses. He can only take an action for such expense. Oh, तो एक काम करो, ए पॉइंट और सी पॉइंट में कॉन्ट्राडिक्शन नजर आ रहा है, तो ए पॉइंट का अर्थ ऐसा लगाओ, फिर थोड़ा सा करेक्शन करते हैं। ए पॉइंट का अर्थ ऐसा लगाओ कि जो यूजुअल खर्चे हैं गुड्स को रिटेन प्रिजर्व करने के, यूजुअल खर्चे, एकदम नॉर्मल खर्चे, उनके लिए तो रिटेन कर सकते हैं, लेकिन प्लेजर की स्पेशल रिक्वेस्ट पर, है ना, रिक्वेस्ट ऑफ द प्लेजर यानी पॉनर, प्लेजर या पॉनर की स्पेशल रिक्वेस्ट पे जो मैंने खर्चे किए हैं, उन खर्चों के लिए मैं रिटेन नहीं कर सकता हूँ, उन खर्चों के लिए मैं लीगल एक्शन ले सकता हूँ। यानी कि वो खर्चा भी तू मुझे दो, नहीं देगा तो सू कर सकता हूँ, लेकिन उन खर्चों के लिए मैं रिटेन नहीं कर सकता। तो इसका भी चार्ट बन जाएगा जैसे हमने रिवॉर्ड और एक्सपेंसेस वाला बनाया था फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स में। एक्सपेंसेस इनकर्ड नॉर्मली और एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस इनकर्ड एट द रिक्वेस्ट ऑफ प्लेजर। ठीक, राइट टू सू, तो रिक्वेस्ट ऑफ प्लेजर में यस और प्रिजर्व नॉर्मल वाले में नो, और राइट टू रिटेन तो नॉर्मल वाले में यस, लेकिन स्पेशल एक्सपेंसेस इनकर्ड या एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस एट द इनकर्ड एट द रिक्वेस्ट वाले में नो। ये बन गया हमारा चार्ट। आया? इसको आगे पीछे दो बार करके सुन लेना, आ जाएगा अच्छे से। फिर पॉनी इज राइट वेयर पॉनर मेक्स अ डिफॉल्ट। अच्छा, अगर पॉनी मांगने जाए पैसा, प्लेजी खिला भाई मेरे पैसे दे और तेरी चेन ले ले, और प्लेजर मना कर दे कि नहीं यार पैसे तो नहीं है, तो फिर प्लेजी के पास क्या राइट है? टेंशन वाली कोई बात नहीं है ना। कोलैटरल सिक्योरिटी उसके पास, कोलैटरल मतलब साथ साथ में जो चल रही है सिक्योरिटी आइटम है, उसके पास दो ऑप्शन है। या तो वो सूट फाइल कर सकता है कि मुझे नहीं बेचना है जाके चेन मार्केट में, मैं तो सूट फाइल करूंगा, अपना पैसा लूंगा, और पैसा लेने के बाद कोर्ट में चेन दे दूंगा, कोर्ट तुझे चेन दे देगा, या कोर्ट के कहने पे मैं तुझे चेन दे दूंगा। या फिर अगला ऑप्शन ये है कि वो डायरेक्ट कोर्ट में ना जाते हुए चेन जाए मार्केट में बेचे, अपना पैसा रिकवर। दो ही ऑप्शन है, ये दोनों ऑप्शन एक साथ थोड़ी कर सकता है वो, कि पैसा मांगने गया, रामलाल ने कहा मेरे पास तो पैसे नहीं है भैया देख ले, तो फिर वो गया मार्केट में चेन बेच दी और फिर कोर्ट में केस भी कर दिया। ये दोनों एक्शंस एक साथ ले सकता है या ऑल्टरनेटिवली लेगा? दे आर नॉट क्यूमुलेटिव राइट्स, दे आर ऑल्टरनेटिव राइट्स। ठीक,
लेकिन मजेदार बात है, दीज आर रेमेडी, उसके पास उपाय है, लेकिन दे आर नॉट क्यूमुलेटिव बट ऑल्टरनेटिव। वर्ड पकड़ में आया, अपने नोट्स में भी है। पर मजेदार बात, अगर मार्केट में चेन बेची और चेन से सोने के दाम कम हो गए एकदम से, और चेन 10,000 में बिकी, जबकि तूने उधार तो 12,000 लिए थे और ब्याज के 2,000 और हो गए, तो मुझे लेना थे 14,000, पर मार्केट में चेन बेचने पे 10,000 ही आए, अब क्या होगा? तो ये 4,000 के लिए मैं स्यू कर सकता हूँ, ठीक? तब भी ऑल्टरनेटिव ही रहेगा, क्योंकि जो आ चुका है उसके लिए थोड़ी स्यू कर रहा हूँ, जो नहीं आया है उसके लिए स्यू कर रहा हूँ। है समझ में? तो आप एक साथ पैसा आ गया है और फिर भी स्यू भी कर सकते हो, ये राइट नहीं है। हाँ, जितना नहीं आया है उसके लिए स्यू कर सकते हो, और जितना आ गया है उसके लिए आ गया, कोई बात नहीं, वो तो रिकवर हो गया। अगला प्रश्न, सर मान लो चेन 18,000 में बिकी और 12,000 प्रिंसिपल प्लस 2,000 इंटरेस्ट प्लस एक्सपेंसेस के 500, 12,500 लेने थे, और चेन तो 18,500 में बिक गई। तो अब ये 6,000 का जो प्रॉफिट हुआ है वो 6,000 का प्रॉफिट लेजर को रिफंड करेगा। बोलने वाली बात ही नहीं है, ठीक? तो इफ द रिसीट्स, यहाँ लिखा, इफ द रिसीट्स आर लेस देन द डेट अमाउंट, then Pawnee may make a suit for the balance. But if the receipts are more, then he will have to refund back the money to the pawner या ledger. ठीक? चारों पॉइंट हमने बहुत ही तगड़े तरीके से अच्छे से समझ लिए। चलो बच्चों, पॉनर्स राइट टू रिडीम। अब आते हैं पॉनर यानी प्लेजर के राइट पे। ये सब किसके राइट चल रहे थे अभी तक? प्लेजी के। अब आते हैं राइट्स ऑफ प्लेजर। वेरी गुड। If there is a time limit for payment of a debt and pawner makes a default, he may redeem the goods pledged at any subsequent time before the goods are sold, but in that case, he must pay in addition any expenses occasioned by the default. और आगे, the period for a suit against a pawnee to recover the things pledged is 3 years from the date of pawnee's refusal to do so after demand. देखना, हाँ, 1 जनवरी के दिन गुड्स प्लेज किए, किसने? ए ने बी के पास प्लेज किए, तो ए हो गया प्लेजर, गरीब आदमी जिसको पैसों की जरूरत है। बी हो गया प्लेजी, साहूकार, जिसके पास कर्ण अर्जुन की माँ ने कंगन गिरवी रखे थे और फिर वो खा गया था, तो उसने कहा था आएंगे मेरे कर्ण अर्जुन, आएंगे आएंगे। तो प्लेजी अमीर आदमी, साहूकार। अब देखो हुआ क्या, ए ने बी से पैसे लिए 1 लाख रुपए, और बदले में अपनी चेन और अंगूठी गिरवी रख दी, अ गोल्ड चेन एंड अ रिंग। ठीक है भैया, ए ने गिरवी रखी है, ओनर ए है, बी नॉन ओनर है, लीजिए कहानी सुनते जाना। अब ये कितने समय का ट्रांजेक्शन था? ये ट्रांजेक्शन था 6 मंथ्स के लिए। मतलब 1 जुलाई के दिन 1 लाख रुपया प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रिजर्वेशन एक्सपेंसेस, ये सब ए अगर चुका देगा बी को, तो बी उसकी चेन और अंगूठी वापस कर देगा, ठीक? लेकिन 1 जुलाई के दिन ए ने पैसा या अमाउंट लिखते हैं, ए ने अमाउंट नहीं चुकाया, नहीं पे किया, डिफॉल्ट किया। तो देखना जरा पहली लाइन, इफ देर इज अ टाइम लिमिट फॉर पेमेंट ऑफ डेट, टाइम लिमिट थी 6 महीने, एंड द पॉनर मेक्स अ डिफॉल्ट, और पॉनर ने यानी कि ए ने, प्लेजर ने डिफॉल्ट कर दिया, तो फिर क्या वो अपने गुड्स रिडीम कर सकता है? जवाब आया हाँ, फिर भी रिडीम कर सकता है। कब? बाद में कभी भी पैसा लौटा के। तो ठीक है, 1 जुलाई को रिडीम करना है यानी वापस लेना, तो क्या अपनी चेन अंगूठी वापस ले सकता है ए पॉनर प्लेजर? रिडीम कर सकता है? बोले हाँ, रिडीम कर सकता है। कब? बोले कभी भी, कभी भी, बस बिकना नहीं चाहिए गुड्स। मान लो ए ने मना कर दिया और बी ने जाके मार्केट में बेच दिए, उसको पैसों की सख्त जरूरत थी, ए ने मना कर दिया, तो प्लेजी ने फिर बेच दिए और बेच के अपना पूरा पैसा वसूल कर लिया। तो वो गुड्स बिके उसके पहले पहले, एनी टाइम बिफोर द गुड्स आर सोल्ड, ठीक, वो जाके अपने गुड्स रिडीम कर सकता है। 3 महीने बाद मान लो उसके पास पैसे आ गए एकदम से,
कहीं से जीत के आ गया वो कोई लॉटरी, वो बोलता है ये ले पैसे और ला मेरी चेन अंगूठी। तो अगर बी ने बेची नहीं है, तो ये प्लेजर का राइट है, सुन लेना। अगर बी ने बेची नहीं है, तो ये प्लेजर का राइट है कि वो अपनी अंगूठी और चेन वापस से रिडीम करा ले। ठीक है, चल। लेकिन इसमें खास बात ध्यान रखने की क्या, कि इस दौरान जितना भी इंटरेस्ट हो गया है या और भी समय हो गया, अब 3 महीने एक्स्ट्रा हो गए हैं, तो इन 3 महीने का इंटरेस्ट और 3 महीने का प्रिजर्विंग एक्सपेंसेस, वो सब भी उसको पे करना पड़ेगा। ठीक, और अगर वो रेडी है, इस डिले और इस टाइम बढ़ जाने के कारण जो और एक्सपेंसेस और इंटरेस्ट लग गया है, वो सब भी पेमेंट करने के लिए अगर प्लेजर रेडी है, तो फिर वो कभी भी जाके अपने गुड्स रिडीम करा सकता है। आया समझ? कभी भी जाके अपने गुड्स रिडीम करा सकता है, 10 साल बाद, 8 साल बाद, कभी भी। लेकिन अगर बेच दिए हैं बी ने, तो फिर कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वो तो अब किसी और की प्रॉपर्टी हो गई, फिर रिडीम नहीं कर सकता। कौन? प्लेजर। और मान लो प्लेजर के पास गया रिडीम करने, वो प्लेजर मना कर दे कि नहीं मैंने तो रख ली चेन अंगूठी, मेरी वाइफ को पसंद आ गई, मैं तो बेचूंगा भी नहीं, ठीक है हिसाब किताब बराबर। तो लॉ बोलता है नहीं, अगर प्लेजर मांग रहा है और तूने नहीं बेची है, तो लौटानी पड़ेगी तुझे, और नहीं लौटाता है प्लेजी, तो इवन प्लेजर स्यू कर सकता है। और फिर प्लेजर के पास रिडीम करने के लिए जो सूट फाइल करना है, वो सूट फाइल करने के लिए कितना टाइम है? 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ रिफ्यूजल। जिस दिन प्लेजी ने, यानी अमीर आदमी ने, आपको आपकी चेन अंगूठी देने से रिफ्यूज कर दिया था, आपने डिमांड की थी और उसने रिफ्यूज कर दिया था, उस दिन से 3 साल के अंदर अंदर आप सूट फाइल कर सकते हो। आप यानी कौन? ऑनर, यानी कि प्लेजर, गरीब आदमी जिसको उधार लेना पड़ा था, वो सूट फाइल करने के लिए 3 साल, तो आपको मालूम है किसी भी बिजनेस ट्रांजेक्शन के लिए 3 साल मिलते हैं पैसा रिकवर करने के लिए, फ्रॉम द डेट ऑफ रिफ्यूजल या ड्यू डेट। तो यहाँ डेट ऑफ रिफ्यूजल से 3 साल माने जाएंगे। ठीक, तो कुल मिला के इस पूरे 177 का सार क्या है? सार ये है कि प्लेजर मना भी कर दे एक बार पेमेंट करने से, तो भी वो अपने गुड्स बाद में कभी पेमेंट आ जाए तो दे के रिडीम करा सकता है। कोई उसके गुड्स हमेशा के लिए प्लेजी के नहीं हो जाते हैं। हाँ, लेकिन प्लेजी बेच के अपना पैसा रिकवर कर ले तो फिर वो रिडीम नहीं कर सकता। रिडीम यानी अपने गुड्स फिर से पाना। ठीक, डिबेंचर का रिडम्पशन करती है ना कंपनी, तो जो डिबेंचर आपको दिए थे वो पैसे देके आपसे वापस ले लेती, रिडीम कर लेती। और अगर मना कर दे देने से प्लेजर, तो प्लेजी तो फिर प्लेजर उसके खिलाफ सूट फाइल कर सकता है जिस दिन उसने मना किया उसके 3 साल के अंदर। और 3 साल निकल गए तो फिर टाइम बार्ड हो जाएगी, टाइम बार्ड डेट, टाइम बार्ड सूट। लिमिटेशन एक्ट 1963 में ये पॉइंट लिखा है, वहां से उठाया है। सेक्शन 177 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में लिमिटेशन एक्ट 1963 का भी रेफरेंस आया है। परफेक्ट, चलो भैया। अब है सूट बाय प्लेजर और प्लेजी अगेंस्ट रॉन्ग डूअर्स। ये रॉन्ग डूअर का क्या अर्थ होता है? रॉन्ग यानी गलत, डूअर यानी करने वाले। गलत करने वाले मतलब वो लोग जो गुड्स को उठा के ले जाते हैं, चोरी कर लेते हैं या वंचित करते हैं। याद करो पहले भी पढ़ा था हमने बेलमेंट में भी, ये भी तो एक बेलमेंट ही है। तो अगर प्लेजी के पास से कोई व्यक्ति गुड्स चुरा के ले जाता है, तो प्लेजी उसके खिलाफ सूट यानी एक्शन ले सकता है। हाँ, पर प्लेजी ओनर थोड़ी है, ओनर तो प्लेजर है। तो क्या हुआ, ओनर नहीं होने के बावजूद भी प्लेजी प्लेजर के ऊपर सूट फाइल, सॉरी उस व्यक्ति के ऊपर जिसने रॉन्गफुली डिप्राइव किया है बेली को ऑफ द पोजीशन ऑफ द गुड्स, उस पे सूट फाइल कर सकता है। और मजेदार बात, प्लेजर भी कर सकता है क्योंकि मैं तो ओनर हूं ना। आई बात समझ में आई? देखो, अगर कोई किसी की वाइफ को उठा के ले जाए, से रावण उठा के ले गया था सीता जी को, उस तो रावण के खिलाफ एक्शन कौन ले सकता है? सिर्फ राम जी या सिर्फ जनक जी? बोले यार, जिसकी बेटी है वो भी एक्शन ले सकता है और जिसके पास अभी दे रखी है वो भी ले सकता है, यानी दामाद को दे रखी है रामचंद्र जी को, वो भी ले सकते हैं। आया समझ में? सिंपल लॉजिक, कंसेप्ट बिल्डिंग का, यहाँ पेलमेंट या प्लेज मत लगा लेना, कंसेप्ट बिल्डिंग का। उसी तरह गुड्स का ओनर मैं हूं, मैंने किसी के पास गिरवी रखी और जिसके पास गिरवी रखी उसके पास से कोई चुरा के ले गया, तो जो चुरा के ले गया वो रॉन्ग डूअर, और रॉन्ग डूअर व्यक्ति के खिलाफ वो सूट फाइल करेगा कि मैं, अरे तो मैं तो कर ही सकता हूँ क्योंकि मैं ओनर हूँ, और वो भी कर सकता है क्योंकि उसको भी उस समय एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट था कि वो प्रॉपर्टी अभी उस समय उसके पास ही रखी रहनी चाहिए थी, उसका नुकसान हो रहा है, इसलिए वो भी सूट फाइल कर सकता है। इसलिए प्लेजर या प्लेजी दोनों या दोनों में से कोई भी उस रॉन्ग डूअर थर्ड पार्टी के खिलाफ सूट फाइल कर सकते हैं और रेमेडी यानी कि कोर्ट में जाके उपाय मांग सकते हैं जिसने
उन गुड्स को गलत तरीके से वंचित किया है, छीन लिया है और आपको पोजीशन नहीं लेने दे रहा है या वंचित कर, ठीक। जो भी उसने आपके साथ इंजुरी या डेप्रिवेशन किया है, डेप्रिवेशन मतलब आपको डिप्राइव किया है, यानी कि आपसे गुड्स छीने हैं, आपको गुड्स से मरहूम कर दिया है। बड़ा उर्दू का प्यारा वर्ड है, मरहूम, यानी वही वंचित, डिप्राइव, रहित, खाली, वेकेंट, उससे रहित कर। चलो, so if a third party wrongfully deprives the bailee of the use or possession of the goods bailed or does them any injury या नुकसान भी पहुंचा दे गुड्स को, तो the bailee is entitled to use such remedies। बेली वो सारी रेमेडीज दे सकता है जो उसका ओनर, यहाँ बेली मतलब प्लेजी लेना ना, प्लेजी, जो उसका ओनर, अगर नो बिलमेंट हैड बीन मेड, अगर बिलमेंट नहीं हुआ होता और वही गुड्स ओनर के पास होते और फिर कोई इंजुरी पहुंचाता या चुराता, तो वो जो ओनर है वो क्या करता, जो वो करता, वो सारी रेमेडीज बेली यानी कि प्लेजी को भी लेने का अधिकार है अगेंस्ट द थर्ड पार्टी फॉर सच डेप्रिवेशन, यानी वंचित या इंजुरी। चलो भाई, फाइनली बहुत बार हो गया ये, एकदम अच्छे से लैंग्वेज समझानी थी, ये लैंग्वेज बहुत अच्छी है, मॉड्यूल से कंपेयर करना तो हमने ज्यादा अच्छी लैंग्वेज यहाँ पे लिखी। और लास्ट हमारा टॉपिक है डिस्टिंक्शन बिटवीन बेलमेंट एंड प्लेज। परफेक्ट। अब बेलमेंट और प्लेज में क्या डिफरेंस है, तो बेलमेंट का स्कोप बड़ा है, प्लेज का छोटा है, पहला। दूसरा, बेलमेंट का जो पर्पस है वो कोई सा भी हो सकता है, धोबी को कपड़े देना धोने के लिए बेलमेंट है, टेंट हाउस से किराए पे लेके आना चीजें, बर्तन, बेलमेंट है, घोड़ी लाना किराए पे शादी के लिए, बेलमेंट है, ठीक। नटराज वाले से कपड़े लेके आना डांस कंपटीशन या नाटक में भाग लेने के लिए, बेलमेंट है। श्रीनाथ जी टूर्स एंड ट्रेवल्स, बेलमेंट है। दोस्त को फ्री में कॉपी देना, कपड़े देना, बेलमेंट है। मेरा कुत्ता तेरे घर पे छोड़ा है संभाल के रखना, मेरे पर्पस के लिए, बेलमेंट के पर्पस बहुत सारे, पर प्लेज का पर्पस सिर्फ एक है, क्या, सिक्योरिटी फॉर रिपेमेंट ऑफ लोन या फुलफिलमेंट ऑफ एन ऑब्लिगेशन, परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस। दो पॉइंट, स्कोप बेलमेंट का बड़ा, प्लेज का छोटा। दूसरा, पर्पस बहुत सारे हो सकते हैं, इधर पर्पस सिर्फ एक है, तो पर्पस को अपन मेंशन कर रहे हैं ना, स्कोप से हटके ये पॉइंट पर्पस का इसलिए बनाया क्योंकि इसमें अपन पर्पस मेंशन भी कर रहे हैं। फिर बेलमेंट में बेचने का राइट नहीं होता गुड्स को, जबकि प्लेज में अगर पैसा ना मिले या प्रॉमिस पूरा ना हो तो बेचने का भी राइट रहता है, किसको, प्लेजी को, ठीक। फिर बेलमेंट में यूज करने का राइट भी रहता है, पर प्लेज में गुड्स को यूज करने का राइट नहीं रहता। मनप्पुरम गोल्ड लोन वाली मेरी चेन यूज करते हैं क्या, नहीं करते हैं। लेकिन जब मैं श्रीनाथ जी टूर्स एंड ट्रेवल से गाड़ी लाता हूँ तो क्या बेली गाड़ी को यूज करता है, चलाता है, हाँ चलाता है। कपड़े लाते हैं तो पहनते हैं, हाँ पहनते हैं। बर्तन लाते हैं तो उसमें खाते हैं, हाँ तो यूज करते हैं, ठीक। तो बेलमेंट में गुड्स को यूज करने का राइट रहता है बेली को, पर प्लेज में प्लेजी को नहीं रहता। गलत हो जाएगा ना अगर प्लेजी को राइट रहेगा। समझो, मिस्टर सिंघानिया ने अपनी वाइफ का हीरो का हार मिस्टर मल्होत्रा के पास गिरवी रखा, और मिस्टर मल्होत्रा के पास गिरवी रखा प्लेजी के पास, और उन्होंने अपनी वाइफ को पहनने के लिए दे दिया। वो पहन के मिसेस ओबेरॉय की पार्टी में गई। मिसेस ओबेरॉय ने कहा कि बहुत ही सुंदर हार है मिसेस मल्होत्रा, कहाँ से लाई? बोले ये लाए मेरे लिए। अब ये थोड़ी लाए हैं मिस्टर मल्होत्रा, ये तो मिस्टर सिंघानिया अपनी वाइफ का गिरवी रख के गए। कुछ दिनों बाद मिस्टर सिंघानिया का काम अच्छा चलने लगा, उन्होंने पैसा दिया, अपनी अपनी वाइफ का हार वापस ले आए, उन्होंने अपनी वाइफ को दिया। अब मिसेस सिंघानिया वही हार कहीं किसी पार्टी में पहन के गई जहां मिसेस ओबेरॉय भी आई थी। तो मिसेस ओबेरॉय बोलती है मिसेस सिंघानिया से, क्यों मिसेस सिंघानिया, मिसेस मल्होत्रा से मांग के आपने हार पहना है? बोले नहीं, क्यों मांगूंगी मैं किसी से, मेरे पास नहीं रहता है तो मैं कुछ भी नहीं पहनती हूँ भले ही ज्वेलरी, लेकिन मैं किसी से मांग के नहीं पहनती कभी। नहीं नहीं, ये हार तो मैंने मिसेस मल्होत्रा के गले में देखा है। बोले नहीं, कितना ऑड लगेगा ओनर को, है ना। इसका मतलब आप बताओ, मिसेस मल्होत्रा को राइट था क्या यूज करने का? नहीं था। इसका मतलब क्या प्लेजी को राइट टू यूज द गुड्स होता है? नहीं होता। लेकिन बेलमेंट में तो होता ही है, कोई ना कोई राइट तो यूज रहता ही ना। गाड़ी किराए पे ले रहे तो जाएंगे ही ना यात्रा करने उससे, है ना। तो बेलमेंट में राइट टू यूज द गुड्स होता है, प्लेज में राइट टू यूज द गुड्स नहीं होता। मॉड्यूल में एक जगह बहुत बड़ी भारी गलती की है, उन्होंने लिखा था कि बेलमेंट में राइट टू यूज नहीं रहता, प्लेज में होता है। दिस इज एब्सोल्युटली wrong. This cannot be a correct interpretation. बेलमेंट में right to use the goods रहता है, प्लेज में right to use the goods नहीं रहता। प्लेज गिरवी के कॉन्ट्रैक्ट हमने यहाँ पर पूरे किए, आप लोगों ने बहुत प्रेम से सुना।
अनुग्रहित हूँ। बच्चे लोग व्हाट्सएप पे जुड़े रहना, क्वेश्चन आंसर जो आपके नोट्स में हैं, उनके आंसर्स लिख-लिख के मुझसे चेक कराना, कोई भी डाउट आए तो फ़ोन लगाना, व्हाट्सएप करना, घबराना मत, मोटिवेशन चाहिए तो फ़ोन लगा देना, आई एम ऑलवेज़ देयर विथ यू। You heard me so patiently. I'm very thankful to you people. All the best for your exams and for your career. Have a great life. Enjoy to the fullest. Till then, it's a bye-bye. Take care and keep smiling. Thank you so much, guys.